नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गोवा में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर पर चुनाव आयोग का ऐतराज। दिशा निर्देशों के पालन के लिए कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। उत्तराखंड में तेल कंपनियों के सर्टिफिकेट को भी बताया उल्लंघन। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की बैठक। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट रखेंगे अपना पक्ष। सत्रह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने पर अखिलेश सरकार को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। संविधान के उल्लंघन का आरोप। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की चुनाव आयोग में शिकायत। आम आदमी पार्टी का हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग। और आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद में अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। आयोग ने अखिलेश और मुलायम गुट दोनों को आज अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दोनों गुटों ने अपना दावा किया है। चुनाव आयोग में इस मसले पर दोपहर 12 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ कल बैठक की और उन्हें चुनाव प्रचार में जुटने के लिए कहा। साथ ही टिकट को लेकर परेशान न होने की बात भी कही। बैठक के बाद अखिलेश गुट के नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह विवाद सुलझने पर इसका ऐलान किया जाएगा। तो आज अहम दिन है। समाजवादी पार्टी के दोनों गुट आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे। चुनाव आयोग दोनों से उनके पक्ष जानेगा और उसके बाद आज संभावना है कि चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाए। कृति मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। कृति, आज फैसले का दिन है, क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी है और किस तरह के ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग के सामने? जी देखिए प्रीति, जैसा जानकार बताते हैं कि अगर दोनों खेमों से ही रिप्रेजेंटेशन आता है तब फिर चुनाव आयोग के सामने बहुत ज्यादा रास्ता नहीं रह जाता है सिंबल को फ्रीज करने के अलावा। तो पहले के भी प्रेसिडेंट हमने देखे हैं कि जब पार्टियों में मतभेद हुआ है तो चुनाव आयोग ने सिंबल फ्रीज करके एक जो नया एडहॉक सिंबल और एडहॉक नाम दिया है वही करते आए। तो इसी के बेसिस पे जानकार कह रहे हैं कि शायद चुनाव आयोग के सामने एक यही रास्ता आज भी हो। लेकिन जहां तक खेमों की मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव का खेमा पूरी तरह से आश्वस्त है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की है और अखिलेश कैंप का कहना है कि क्योंकि 90% पार्टी उनके साथ है इसीलिए चुनाव आयोग साइकिल सिंबल उन्हीं को देगा। जी प्रीति। बिल्कुल। कृति, ये पता चला है कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव दिल्ली में है। अखिलेश गुट की तरफ से क्या राम गोपाल यादव ही पहुंचेंगे? जी हाँ, देखिए लगातार जो बातें हो रही हैं उसके हिसाब से ये पता चला है कि राम गोपाल यादव दिल्ली में है। साथ ही किरणमय नंदा जो कि हमने देखा था कि नेशनल कन्वेंशन जिस दिन हुआ था उन्होंने स्टेज शेयर किया था, वो भी दिल्ली में है। साथ ही सुनील साजन आजकल जो उनको चीफ स्ट्रैटेजिस्ट माना जा रहा है अखिलेश खेमे का, वो भी दिल्ली में है। और लगातार ये लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है और साथ ही अगर ये नहीं मिलता है तो आगे का रास्ता क्या होगा वो भी तय करने में इन सब की खास भूमिका है। और आज भी ये कवायद लगाई जा रही है कि अखिलेश खेमे की यहाँ दिल्ली में भी इस बात को लेकर मीटिंग हो सकती है। जी प्रीति। बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की कोशिश की खबरें हैं। इस मसले पर जानकारी के लिए आइए सीधा हम रुख करते हैं अपने संवाददाता विशाल दहिया का। विशाल, इस बारे में क्या अपडेट मिल रहा है और कहा जाए कि चुनाव आयोग के फैसले पर जितनी नजर आज मुलायम और अखिलेश गुट की है उतनी नजर कांग्रेस की भी है, सीटों का मोलभाव होगा, किस तरह की खबरें हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कई दिनों से इस तरह की कवायद लगाई जा रही थी कि जो कांग्रेस है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। हालांकि आधिकारिक रूप से दोनों ही दलों का कहना है कि वो कुल मिलाकर 403 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है और जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस सीधे तौर पर इस बात पर नजर रखी हुई है कि क्या अखिलेश यादव का जो धड़ा है समाजवादी पार्टी का, क्या उसको साइकिल का चुनाव चिन्ह मिलेगा, क्या वो एक
से कहा जाए आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी अगर उसको इलेक्शन कमीशन घोषित करता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं तो हमने देखा है कि उन्होंने सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला करने से गुरेज किया है। और अखिलेश यादव भी अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने अच्छे बयान दिए हैं। तो सीधे तौर पर एक तरह की एक माहौल एक तरह का इन दोनों दलों के बीच में है कि एक गठबंधन किया जा सकता है। हालांकि ये गठबंधन की जो घोषणा है वो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि उम्मीद ऐसी थी कि शायद जनवरी के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा कर दी जाए, लेकिन क्योंकि आपसी जो झगड़ा है समाजवादी पार्टी का, खासतौर पर यादव परिवार का, मुलायम और अखिलेश के बीच जो झगड़ा है जिस वजह से पार्टी के दो धड़े हुए हैं, उस झगड़े के चलते इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। और एक और जानकारी कांग्रेस की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि कांग्रेस इस बात को लेकर ज्यादा इस मसले पर ध्यान दिए हुए है, क्योंकि कांग्रेस के आला जो नेता है उनका मानना है कि अगर अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे करती है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो ही कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। तो ये जो सब जो सूरत है वो सब आज जो चुनाव आयोग का फैसला आएगा उसके आने के बाद तस्वीर साफ होगी और कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक आखिरी ऐलान किया जा सकता है कि क्या दोनों पार्टियों में आखिरकार गठबंधन होगा या फिर दोनों अलग अलग लड़ेंगे। यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सब कि आज तस्वीर साफ हो समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों को लेकर, और जिस तरह से आप गठबंधन की बात कर रहे हैं उसे लेकर भी आधिकारिक घोषणा होती है या नहीं, सबकी नज़र इस पर रहेगी। लेकिन देखना होगा कि अभी ये लड़ाई और आगे कितना जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग के बाद अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, आपने इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाया। और इस बीच आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार से 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के फैसले पर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को जरूरी कागजात के साथ जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है। 2 जजों की बेंच ने राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अखिलेश सरकार ने हाल ही में 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने 31 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति को मिलने वाली सभी सुविधाएं अब इन पिछड़ी जातियों के लोगों को भी मिलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला राजनीतिक नजरिए से काफी अहम है। जिले में किसानों के मुद्दे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विकास राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। आइए आज नजर डालते हैं शामली के चुनावी समीकरणों पर। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर बसा शामली पहले मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था। 28 सितंबर 2011 को शामली नया जिला बना। शामली जिले की आबादी करीब 13 लाख है और मतदाताओं की संख्या करीब 8,30,000। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। इनमें शामली विधानसभा क्षेत्र में 2,85,000 से ज्यादा मतदाता हैं। थाना भवन सीट पर मतदाताओं की तादाद करीब 2,76,000 है, जबकि कैराना विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या करीब 2,69,000 है। जिले में विकास, बेरोजगारी, पीने का पानी और खेती से जुड़ी परेशानियां बड़े चुनावी मुद्दे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे बढ़िया प्रलोभन होता है इन लोगों का हमारे लिए कि आपको रोजगार देंगे, और चुनाव जीतने के बाद कोई रोजगार नहीं। यहाँ पे न बाईपास की कोई व्यवस्था है। शामली में दिन भर जाम लगा रहता है। इस शामली का नाम बाहर के लोग कहते हैं जामनगर। और दूसरी समस्या यहाँ पे है स्वास्थ्य चिकित्सा की। चिकित्सा की समस्या ये है सबसे बड़ी कि बीमारी तो आते हुए कोई टाइम नहीं लगता, इंसान को कोई भी बीमारी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़िले के हिसाब से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जिससे कि उनको समय पर उचित उपचार मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में शामली से बीजेपी के सुरेश कुमार महज 265 वोट से जीते थे। दूसरे स्थान पर आरएलडी के अशरफ अली खान रहे। थाना भवन में कांग्रेस के पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को 3,741 वोट से हराया। कैराना में बीजेपी के हुकुम सिंह की जीत हुई थी। उन्होंने बीएससी के अनवर हसन को करीब 20,000 वोट से हराया। 2014 में हुकुम सिंह के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने जीत हासिल की। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें लोग कैंसर से न मर रहे हों। मेरे द्वारा कम से कम 5 बार इस विषय को विधानसभा में उठाया गया। सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रही,
लेकिन सरकार की घोर लापरवाही के कारण हजारों जानें चली गई। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। जो एक तरफ का बाईपास यहाँ बनना है, जो प्रोसेस में है, वो अधिकारियों के ढीले ढाले रवैये की वजह से नहीं हो पा रहा। किसान उसके लिए सहमति दे चुके हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, बाईपास निर्माण का प्रयास किया, और ये वास्तव में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें जिला प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती भी तो भी जिला प्रशासन की ढीला डाली के वजह से काम हो नहीं पाया। शामली में सांप्रदायिकता इलाके के विकास और समस्याएं खत्म करने की राह में बड़ी चुनौती है। ट्रेनों का ठहराव, जाम की समस्या, कृष्णा नदी में बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन इलाके की बड़ी समस्याएं हैं। इलाके में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता। इसके अलावा व्यापार से जुड़ी संभावनाएं तकरीबन ना के बराबर हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी न कभी ये मुद्दे वोटिंग का आधार जरूर बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं गोवा की। चुनाव आयोग ने गोवा में पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और उत्तराखंड में तेल कंपनियों की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। आयोग ने कैबिनेट सचिव को नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को आयोग की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि उसे गोवा के पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही आयोग ने अखबार में छपी खबर पर भी संज्ञान लिया है। खबर के मुताबिक उत्तराखंड में तेल कंपनियां एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी छोड़े जाने के बदले जो सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री की फोटो छपी है। और आइए गोवा में हम सीधा रुक करते हैं अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद अब क्या असर दिखाई दे रहा है इसका गोवा में? जी देखिए प्रीति, चुनाव आयोग ने जो कल निर्देश दिए हैं उसके बाद तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप ने प्रधानमंत्री के जो पोस्टर लगे हैं, जो बैनर्स लगे हैं, उनको हटाना शुरू कर दिया है। और ये निर्देश जारी किए गए थे जब यहाँ पर विपक्ष ने इस बात का सवाल उठाया था कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और उस उल्लंघन को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कल ये जो है संदेश जारी किया था। चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए अलग अलग कोशिशें यहाँ पर गोवा में चुनाव आयोग की तरफ से देखी जा रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब वेबकास्ट के माध्यम से लगातार नज़र रखेगा चुनाव आयोग गोवा की सभी 40 विधानसभाओं में होने वाली अलग अलग राजनीतिक रैलियों पर। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ है, और इसका विशेष कारण यही है कि उल्लंघन किसी तरीके से ना हो, कोई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश गलत तरीके से ना करे, चाहे वो किसी की बड़ी रैली हो या किसी की छोटी रैली हो, चाहे बड़े नेता की रैली हो या छोटी नुक्कड़ सभाएं जो होती हैं, उन सब के लिए विशेष प्रसारण का यहाँ पर किया गया है, कोशिश की गई है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदाता आएँ घरों से निकलकर और वोट डालें, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। मॉडल बूथ बनाने की बात चल रही है। उसके अलावा जो यूथ आइकन्स हैं यहाँ पे, या अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको चुनाव के इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को बूथ तक लेके आने की कोशिश की गई। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं, नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन के लिए तैयारी की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर हम दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की बात करें तो कल जब से कांग्रेस और बीजेपी की टिकटों के बंटवारा हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर चुनावी गहमा गहमी देखी जा रही है। कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है 27 उम्मीदवारों की, उसमें से 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि कैंपेनिंग का दौर शुरू हो गया है। सभी उम्मीदवारों में से ज़्यादातर ने अपनी तरफ से डेट फिक्स कर ली है कि कब उनको नामांकन भरना है। बड़े नेताओं की रैलियों की भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के भी यहाँ पर आने की संभावना है, उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी विशेष बात जो कल देखने को आई, और अब धीरे धीरे जो चुनाव की सरगर्मियां हैं, हलचल है, वो गोवा में दिखाई देगी। और इन सब के बीच जैसा आप बता रहे हैं, चुनाव आयोग की पैनी नजर भी पूरी तरह से है पेट्रोल पंपों पर। जो प्रधानमंत्री के पोस्टर से उसे लेकर निर्देश दिए गए और उसके बाद आप जैसी जानकारी दे रहे हैं रविंद्र, उन्हें हटाना भी अब शुरू कर दिया गया है। पैनी नजर साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की गोवा में भी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के साथ ही
गोवा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बार जनता कई मुद्दों को उठाकर राजनीतिक दलों को परख रही है। समाज के अलग अलग तबकों के यहां अलग अलग मुद्दे हैं। गोवा में चुनावी बिगुल बजते ही इस बार मतदाताओं ने अपने मुद्दे और समस्याओं को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। ये लोग आने वाली सरकार से कई मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ गृहिणियां महंगाई और नोटबंदी की आंच अपनी रसोई पर महसूस कर रही हैं। वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि नोटबंदी के बाद उनकी कमाई में करीब 60% तक की कमी आई है। ऑलमोस्ट एक 60% तो कम हो गया है। तो मतलब उतना बिक्री बराबर नहीं है, तो सेल्स भी थोड़ा डाउन है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि जितना जल्दी हो उतना इशू सॉल्व हो। नुकसान तो बहुत ही पड़ा है। बिजनेस तो आप देखते हैं पूरा बिजनेस डाउन है। बिजनेस तो कुछ नहीं है, गरीब लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रष्टाचार और नेताओं की वादा खिलाफी को भी इस बार चुनाव में अहम मुद्दा मान रहे हैं। इतना करप्शन है, अपने आप लोगों को ये काम देते हैं। तुम कितना भी होशियार हो, आदमी की जो पारख होती है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कैपेसिटी, वो आज दुनिया में नहीं दिखाई देता है। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। संजय कुमार, गोवा, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र में चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? और आइए अब रुख करते हैं पंजाब का। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल की शिकायत की है। पार्टी ने हरसिमरत कौर पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने हरसिमरत कौर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की भी मांग की है। दरअसल बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूता फेंके जाने की घटना के बाद हरसिमरत कौर ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा करने की छूट दे देंगे तो विरोधियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि भगवंत मान अपने कार्यकर्ताओं को हिंसक होने के लिए उकसा रहे हैं। हरसिमरत कौर के इस बयान के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कल लांबी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया। मुक्तसर जिले की ये सीट मुख्यमंत्री का गृहनगर है। नामांकन दाखिल करते वक्त प्रकाश सिंह बादल के साथ केंद्रीय मंत्री और बहू हरसिमरत कौर और बेटे सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ इस सीट से जरनैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी फाजिलका जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से नामांकन भरा। बीजेपी ने गुरुवार को पंजाब में 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। पार्टी के हिस्से में 117 में से 23 सीटें हैं। 17 उम्मीदवारों में 5 मौजूदा विधायक हैं। बाकी बची 6 सीटें भी मौजूदा विधायकों की हैं। इनमें 4 अकाली बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ चुनाव में प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको हम जो अच्छे प्रत्याशी चुनाव के दृष्टि से हमारे इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस राज्य में पहले ही अपने 77 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इस तरह पार्टी अब तक 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से पर्चा भरा तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने जलालाबाद से।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य की शांति में खलल डालना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक साझ है। ये लोग जो है इस बात के खिलाफ है और ये भाईचारक साझ को खत्म करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पंजाब में तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के दौरे के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की मांग की। Requested the commission that there should be robust and effective deployment of central police forces at polling stations and nearby areas. बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र मोहन चीना को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कल मुलाकात की। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात आधा घंटा चली। बैठक में पार्टी में सिद्धू की भूमिका पर चर्चा हुई। राहुल गांधी से सिद्धू की ये दूसरी मुलाकात है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पहले ही पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मतदान के लिए अब तकरीबन 1 महीना ही बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची तैयार नहीं की है। कांग्रेस के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशियों के पैनल की छानबीन कर रही है। पार्टी की उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। देहरादून के बाजार में गर्म कपड़ों। उत्तराखंड में बड़ी तादाद में तिब्बती लोग रहते हैं। इनकी बड़ी आबादी राजधानी देहरादून में है। यहाँ दुकानें और छोटे व्यापार के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने वाले इन लोगों की भी बुनियादी मसले हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। तेंजिंग देहरादून के बाजार में गर्म कपड़ों की दुकान लगाती हैं। यहीं पैदा हुई और पली बढ़ी तेंजिंग भारत को ही अपना मुल्क मानती हैं। ये उत्तराखंड की वोटर तो नहीं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ मांगे हैं। मेरे पास कोई सिटीजन होल्डर नहीं है, जैसे कि मैं अभी मेरे पास अभी राइट नहीं है कि मैं वोट किसी को दे सकूं, मगर हम चाहते हैं कि हम ये करें। एक अनुमान के मुताबिक देहरादून में लाखों की तादाद में तिब्बती रहते हैं। दशकों पहले तिब्बत से पलायन के बाद कई लोगों ने देहरादून में शरण ली। आज इनकी नई पीढ़ी इसी जगह को अपना मानती है। शरण देने के लिए ये लोग भारत का एहसान मानते हैं। हालांकि अब ये लोग शिक्षा और रोजगार में बराबरी के मौके भी चाहते हैं। दरअसल शरणार्थी होने की वजह से इन्हें नागरिक वाली सुविधाएं नहीं मिलती और यही इनकी चिंता का विषय है। बुनियादी चीजें यही हैं कि जो आम उत्तराखंडी को जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं वो बट नेचुरल है कि यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती। एजुकेशन से लेकर के और जो नौकरियों में जो आरक्षण से लेकर के नौकरियां करने की जो स्वतंत्रता है सरकारी नौकरियों में, वो नहीं है इनके पास। स्थानीय तिब्बत के लोग मतदाता नहीं हैं, तो राजनेताओं की दिलचस्पी भी इनमें नहीं है। हालांकि बरसों से रह रहे इन लोगों को कुछ और मदद की दरकार है। तिब्बतियन लोग दशकों पहले भारत आए और यहाँ रच बस गए। हालांकि अभी भी इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। ऐसे में इन्हें भरोसा है कि आने वाली सरकार इस दिशा में और काम करेगी। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और इसी के साथ चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।